वीरगढ़ राज्य में बड़े धूमधाम से राजकुमार और राजकुमारी के विवाह की तैयारी चल रही थी और इधर बूढ़ी माँ, गुरुदेव और तोता पक्षी लंबा रास्ता तय करके वीरगढ़ राज्य के राजमहल में पहुँच गए। ये क्या अनर्थ होने जा रहा है? राजकुमार तो अपने मार्ग से भटक रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो रानी बेटी को कभी बचाया नहीं जा सकेगा। हमें अभी राजकुमार को रोकना होगा, उसे इस बारे में सावधान करना होगा। ऐसा कहकर बूढ़ी माँ और गुरुदेव राजकुमार की ओर बढ़े। बूढ़ी माँ ने राजकुमार से कहा, राजकुमार, तुम ये अनर्थ मत करो। तुम तो किसी और उद्देश्य से घर से निकले थे। तुम्हें अपनी माँ को बचाना है, ये बात तुम भूल नहीं सकते। ये सुनकर प्रतापगढ़ राज्य से आई दासी को सब कुछ याद आ गया। उसे रानी माँ के बारे में सारी बातें याद आने लगी। राजकुमार, बूढ़ी माँ सही कह रही है। मैं तो आपकी माँ का संदेश लेकर ही आपके पास आ रही थी। आपकी माँ उस अंधेरी काल कोठरी में आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। हाँ राजकुमार, तुम अपने लक्ष्य से भटक गए हो। तुम्हें अपनी माँ, राजमहल और पूरे राज्य के लोगों को बचाना है। सबकी बातें सुनकर राजकुमार को याद आया कि वो सच में अपने लक्ष्य से भटक गया था। जैसे ही उसे अपना उद्देश्य याद आया, वो बोल उठा, यह विवाह मैं नहीं कर सकता। मुझे अपनी माँ को बचाना है। मुझे अपने राजमहल और अपने राज्य के लोगों को बचाना है। राजकुमार की बात सुनकर राजमहल में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। तभी राजा बोल उठे, नहीं राजकुमार, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम मेरी बेटी से विवाह किए बिना चले गए तो मेरी बेटी का विवाह टूट जाएगा। महाराज, मैं अपनी माँ को बचाकर फिर लौट आऊंगा। वापस आकर ही राजकुमारी से विवाह करूंगा। पहले तुम विवाह कर लो। तुम विवाह पूरा करके भी अपनी माँ को बचाने जा सकते हो। विवाह को लेकर राजा और राजकुमार के बीच बहस होने लगी। तभी पास खड़ी राजकुमारी बोल उठी, छोड़ दीजिए पिताजी। राजकुमार पहले अपनी माँ को बचा कर ले आए, फिर विवाह हो जाएगा। मैं राजकुमार के लौटने का इंतजार करूंगी। माँ को कारागार से छुड़ाकर उनका आशीर्वाद लेकर ही मैं राजकुमारी को लेने आऊंगा। ये कहकर राजकुमार सबसे विदा लेकर चल पड़ा। उधर राजा ने भी अपनी अनिच्छा के बावजूद राजकुमारी की बात मानकर राजकुमार को जाने दिया। यह क्या तूने ठीक किया बेटी? विवाह करके क्या वह नहीं जा सकता था? अगर राजकुमार वापस ना आए तो? राजकुमारी ने राजा को बीच में ही रोक दिया। नहीं बाबा, नहीं, मुझे अपने प्रेम पर पूरा विश्वास है। अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो राजकुमार जरूर लौटेंगे। और वैसे भी राजकुमार का एक और लक्ष्य है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण वो अपने लक्ष्य से भटके। ठीक है बेटी, तू जो चाहेगी वही होगा। ये कहकर राजा ने राजकुमार को बहुत से सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में भेज दिया। 2 दिन तक भयंकर युद्ध चला। और अंत में राज सेनापति पराजित हो गया। तो उस दिन मैंने तुझे पागल समझकर गलती कर दी, नहीं तो उसी दिन तेरा अंत हो जाता। हाँ हाँ, ध्यान से देखो मंत्री, वो हमारे प्रतापगढ़ राज्य का राजकुमार है जो तुम्हें समाप्त करने के लिए अभी भी जीवित है। क्या? वह राजकुमार? लेकिन तूने तो कहा था कि उस रानी के बेटे को बाघ ने खा लिया। तो क्या तुम लोगों ने झूठ कहा था? अब मैं समझ गया हूँ, वह रानी कारागार में रहते हुए भी मेरे खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रच रही है। ठीक है मंत्री महोदय, अब सारे हिसाब वहीं उस काल कोठरी में बैठकर कर लेना। वहां तुम्हें बहुत समय मिलेगा। पहरेदारों, इस षड्यंत्रकारी मंत्री और सेनापति को अभी इसी वक्त काल कोठरी में बंद कर दो। जैसी आज्ञा राजकुमार, जैसी आज्ञा।
इसके बाद मंत्री और सेनापति को काल कोठरी में बंद कर दिया गया। और उधर मंत्री की पत्नी काजल गुप्त सुरंग के रास्ते भाग गई। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से मुंह ढककर भागी हूँ, नहीं तो मेरी जिंदगी भी उस अंधेरी काल कोठरी में ही खत्म हो जाती। अब इस राज्य के आसपास भी नहीं रहना चाहिए। मैं तो भागती हूँ। इधर राजकुमार ने अपनी माँ और दासियों को काल कोठरी से मुक्त करके एक सुंदर जीवन दिया। अरे बेटा, मुझे पता था कि तू एक दिन लौटकर इस राज्य को बचाएगा और हमें इस दुख से मुक्त करेगा, लेकिन भगवान ने मेरी उस फूल सी बेटी की जिंदगी इस तरह छीन ली। ये मैं अब तक विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। नहीं माँ, नहीं, मेरी बहन को कुछ नहीं हुआ है। वो एक फूल के भीतर जीवित है। हमें उसे उस फूल के अंदर से फिर इंसान बनाना होगा। क्या कह रहे हो बेटा? तुम मुझे अभी ले चलो मेरी राजकुमारी के पास। हाँ माँ, मैं पहरेदारों से कहता हूँ कि तुरंत सब तैयारी करें। जैसा कहा वैसा ही हुआ। राजमाता और राजकुमार जंगल की ओर निकल पड़े। बहुत लंबा रास्ता तय करने के बाद वे फूल राजकुमारी के पास पहुँच गए। माँ, तुम आ गई। मैं तुम्हारी राजकुमारी हूँ माँ। मैं अभी भी जिंदा हूँ माँ, तुम्हारे लिए। अरे मेरी बच्ची, इस अभागिन माँ के गर्भ से जन्म लेकर तुझे इतना कष्ट सहना पड़ा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। मैं एक वीर रानी की बेटी हूँ, ये सोचकर मुझे गर्व होता है। लेकिन बेटी, तुझे फिर से इंसान कैसे बनाऊं? मुझे तो वो रास्ता ही नहीं पता। अच्छा बहन, उस दिन तुमने कहा था कि तुम्हें इंसान बनाने का एक उपाय है, वह कैसे होगा, हमें बताओ। हाँ भैया, वो बात हमारे बंदर भाई बताएंगे। हाँ, नीलवन जंगल में एक त्रिकालदर्शी साधु बाबा रहते हैं। वही फूल राजकुमारी को इंसान बनाने का उपाय बता सकते हैं। जैसा उसने बताया, वो सब मिलकर नीलवन जंगल की ओर चल पड़े। कौन आया है? साधु बाबा, मैं प्रतापगढ़ से आई हूँ। मैं प्रतापगढ़ राज्य की रानी हूँ। एक असहाय माँ अपनी बेटी के जीवन की भीख मांगने आई है। कृपया करके बताइए साधु बाबा, मैं अपनी बेटी को फिर से इंसान कैसे बना सकती हूँ? तो प्यार से कुछ नहीं होगा बेटी, इसके लिए कठिन परीक्षा देनी होगी। साधु बाबा के शब्दों को सुनकर राजकुमार ने बगल से बोला। साधु बाबा, मुझे बताइए वे कैसी कठिन परीक्षा है? चाहे जितनी कठिन हो, मैं अपनी राजकुमारी बहन को बचाने के लिए वह परीक्षा जरूर पास करूंगा। अगर ऐसा है तो तुझे कठिन रास्ता पार करके लानी होगी सुनहरी पक्षी की जीवित पंख। वह गोवर्धन पर्वत की गुप्त गुफा में है। अगर वह जीवित पंख तुम फूल राजकुमारी को छुआ दोगे तो वह फिर इंसान बन जाएगी। लेकिन वे कहाँ मिलेगी? मैं रास्ता कैसे पहचानूंगा? रास्ता तुझे खुद ढूंढना होगा। अगर तेरे दिल में सच्चाई और दूसरों के लिए प्यार है तो हर जगह तुझे मदद मिलेगी। और याद रख, उस पंख की रक्षा एक भयानक अग्नि पक्षी करता है। उसकी परीक्षा पार करके ही तुझे पंख मिलेगा। यह कहकर राजकुमार बिना समय गंवाए अकेले ही गोवर्धन पर्वत की ओर निकल पड़ा। चलते चलते सुबह हो गई और वह रहस्यमय जंगल में पहुंचा जहां पे सभी पेड़ बात करते थे। आगे बढ़ते ही राजकुमार एक संकिनी के सामने पहुंचा। तुम कहाँ जा रहे हो? अरे तुम बात कर रहे हो? मैं तो उनसे ही बात करती हूँ जिनके मन में कोई लोभ, लालच या अहंकार नहीं होता। तुम मुझे वही इंसान लग रहे हो जिसका दिल सिर्फ लोगों के लिए धड़कता है। बहुत अच्छा,
लेकिन मैं जिस चीज के लिए आया हूँ वो सुनहरी चिड़िया का जीवित पंख उस गोवर्धन पर्वत की गुफा में छुपा है और मुझे उस रास्ते का पता नहीं है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ, मैं तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों की हमेशा मदद करती हूँ। तो बताओ मैं किस रास्ते से जाऊं जिससे उस पर्वत तक पहुंच सकूं? सीधे आगे बढ़ते जाओ, फिर तुम्हारे सामने एक नदी आएगी। उस नदी को पार करने के बाद तुम्हें एक पहाड़ी रास्ता मिलेगा। वही रास्ता तुम्हें उस पर्वत की गुफा तक ले जाएगा। लेकिन याद रखना, उस गुफा के सामने एक भयानक राक्षस पहरा देता है, उससे बचकर रहना। ठीक है, सही रास्ता बताने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। हाँ जाओ, तुम्हारी यात्रा शुभ हो। पेड़ राजकुमार के हौसले और दूसरों के लिए उसके प्यार को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे सही रास्ता दिखा दिया। आगे बढ़ते बढ़ते राजकुमार उस नदी के पास पहुंचा। अरे वहाँ एक नाव दिख रही है, लगता है उसी से पार जाना होगा। पता नहीं और कितना रास्ता बाकी है। अरे सामने तो एक पहाड़ दिखाई दे रहा है। शायद यही वो पहाड़ है जिसकी गुफा में वो सुनहरी चिड़िया का पंख छुपा है। चलो आगे बढ़ते हैं। काफी लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार राजकुमार गोवर्धन पर्वत की गुफा के सामने पहुंच गया। ये तो वो गुफा लगती है, यहाँ वो जीवित पंख होगा। लेकिन पेड़ ने तो एक भयानक रास्ते के बारे में बताया था, वो कहाँ है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, चलो अंदर जाके देखते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरे अनुमति के इस गुफा में प्रवेश करने की? अरे अभी तो यहाँ कोई भी नहीं था। ये राक्षस यहाँ अचानक कहाँ से आ गया? मैं उदयपुर राज्य की रानी लक्ष्मी और राजा दशरथ का इकलौता पुत्र राजकुमार वीर हूँ। अच्छा, तुम यहाँ क्यों आए हो? हमारे राज्य के मंत्री की साजिश के वजह से मेरी बहन 18 साल से एक फूल के अंदर कैद है। अगर इस गुफा के सुनहरे पंख को छुआ दिया गया तो वो फिर से इंसान बन जाएगी। इसीलिए मैं ये जीवित पंख लेने आया हूँ अपनी बहन को बचाने के लिए। तो तुम वही इंसान हो जो अपनी बहन के लिए इतना लंबा सफर तय करके आया है। तुम्हारी अपनी बहन के प्रति प्रेम देखकर मैं प्रभावित हुआ। ठीक है, मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें ज्ञान की परीक्षा देनी होगी। तो मुझे अंदर जाने दो और उस सुनहरी चिड़िया का जीवित पंख लेने में मेरी मदद करो। अगर तुम मेरे एक सवाल का सही जवाब दे दोगे तो मैं अंदर जाने दूंगा, लेकिन अगर नहीं दे पाए तो तुम्हें यहीं से वापस लौटना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ, पूछिए। अगर तुम्हारे सामने 3 कमरे हों तो तुम किस में जाओगे? पहले कमरे में आग जल रही है, दूसरे कमरे में 3 साल से भूखे शेर हैं, तीसरे कमरे में भयानक जहरीले सांपों का जहर भरा है जिसमें सांस लेते ही मृत्यु हो जाएगी। बताओ किस कमरे में जाओगे? मैं दूसरे कमरे में जाऊंगा जहां शेर है। शेरों वाले कमरे में क्यों? 3 साल से भूखा कोई शेर जिंदा नहीं रह सकता, मतलब वह शेर पहले ही मर चुके होंगे। वह कमरा सुरक्षित है। तुमने सही उत्तर दिया। तुम ज्ञान की परीक्षा में पास हो गए। अब अंदर जा सकते हो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ज्ञान की परीक्षा पास करने के बाद दैत्य ने राजकुमार को अंदर जाने की अनुमति दी। अंदर पहुंचकर राजकुमार ने देखा कि पत्थर पर सुनहरी पक्षी का जीवित पंख चमक रहा है और उसके पास एक भयानक अग्नि पक्षी सो रही है। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? मैं प्रतापगढ़ राज्य की रानी लक्ष्मी और राजा दशरथ का पुत्र राजकुमार आर्यन हूँ। मैं उस जीवित पंख को लेने आया हूँ। प्रतापगढ़ का राजकुमार आर्यन? इस पंख का क्या करोगे? मेरी बहन 18 साल से फूल में कैद है।
नीलवन के साधु बाबा ने कहा है कि इस पंख से वह इंसान बन जाएगी। लेकिन उस पंख में मेरी जान बसी है। अगर तुम इसे ले गए तो मैं मर जाऊंगा और इस गुफा के सारे जीव भी नष्ट हो जाएंगे। क्या तुम एक को बचाने के लिए सबको मारना चाहते हो? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ सब खुश रहें। अगर कोई और रास्ता हो जिससे तुम भी बच जाओ और मैं पंख ले सकूं तो बताओ। कोई और रास्ता नहीं। अगर हमें बचाना है तो तुम्हें खाली हाथ लौटना होगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तुम सब खुश रहो। रुको, मत जाओ। तुमने मुझे फिर क्यों बुलाया? तुम पहले इंसान हो जिसके दिल में सबके लिए निस्वार्थ प्रेम है। ये जीवित सुनहरी पंख उसी के लिए रखी गई थी जिसके मन में सबके लिए सच्चा प्रेम हो। इसे ले जाओ। लेकिन यह पंख ले जाऊंगा तो तुम सब मर जाओगे। नहीं, हम नहीं मरेंगे। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम उस परीक्षा में पास हो गए। ये जीवित पंख अब तुम्हारा है। ठीक है, तुम सब सुखी रहो। लेकिन तुम हो कौन? अपना असली परिचय दो। हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। मैं रामपुर राज्य की राजकुमारी कोमल हूँ। तांत्रिक बाबा के श्राप से मैं अग्नि पक्षी बन गई थी। आज मैं मुक्त हो गई हूँ। तुमने ये जीवित पंख हाथ में लेकर मुझे आज़ाद किया। तांत्रिक बाबा ने कहा था कि जब कोई महान इंसान निस्वार्थ भाव से ये पंख ले जाएगा तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। तुम्हारा बहुत धन्यवाद राजकुमार। ठीक है, चलो अब हम अपने गंतव्य की ओर लौट चलें। हाँ, चलो वापस चलते हैं। राजकुमार लौट आया और जीवित सुनहरी पक्षी को फूल राजकुमारी के शरीर से छुआ दिया। वो तुरंत इंसान बन गई, लेकिन इंसान बनने के बाद भी उसके शरीर में प्राण नहीं थे। ये देखकर रानी माँ और राजकुमार और भी ज्यादा टूट गए। मेरी राजकुमारी जिंदा होकर भी बेजान पड़ी है। राजकुमार, तुम फिर से साधु बाबा के पास जाओ। राजकुमार तुरंत नीलवन जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसा कहा गया वैसा ही किया। साधु बाबा के पास पहुंचा। मुझे पता था राजकुमार कि राजकुमारी के शरीर में प्राण नहीं रहेंगे। राजकुमारी में प्राण वापस लाने के लिए सोने और चांदी की छड़ी चाहिए। अगर तुम वह छड़ी लाकर राजकुमारी के पांव से सिर तक 3 बार फेर दोगे तो राजकुमारी के शरीर में प्राण आ जाएंगे। लेकिन वे कहाँ मिलेगी? मैं रास्ता कैसे पहचानूंगा? वह चुड़ैल रानी के अंधकार राज्य में है। दक्षिण वन में उसका राज है। वही सोने और चांदी की छड़ी मिलेगी। ठीक है साधु बाबा, मैं उस रानी के राज्य से सोने और चांदी की छड़ियां लेकर आऊंगा। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ और यह अपने पास रखो। यह रक्षा कवच है। इसे देखते ही रानी चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। राजकुमार अब अंधकार राज की ओर निकल पड़ा। कुछ देर बाद वो रानी दुर्गावती के अंधकार राज्य में पहुंच गया। सामने पूरा अंधेरा है, मतलब यही चुड़ैल रानी का राज्य होगा। कौन है रे दुर्बल मानव, इतनी हिम्मत कि मेरे महल में घुस आया? मैं मरने नहीं आया, मैं तुमसे सोने और चांदी की छड़ी लेने आया हूँ। क्या? सोने चांदी की छड़ियाँ? अब तुझे मारकर उसी छड़ी में कैद कर दूंगी। आखिरी बार कह रहा हूँ, अच्छे से वे छड़ियाँ दे दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। एक साधारण मानव होकर मुझे धमकी देता है? ठहर, अभी तेरा सिर मोड़ती हूँ। राजकुमार ने रक्षा कवच दिखाया।
ये क्या है? इसे मेरी आंखों के सामने से हटाओ, नहीं तो मैं जलकर राख हो जाऊंगी। हटाओ इसे। ठीक है, हटा रहा हूँ, पर बताओ, क्या तुम मुझे वह सोने और चांदी की छड़ियाँ दोगी? हाँ, दूंगी। बस इसे मेरी आंखों के सामने से हटाओ। तुम कोई साधारण मानव नहीं हो। जाओ, ये सोने और चांदी की छड़ियाँ लेकर चले जाओ। राजकुमार छड़ियाँ लेकर वापस आया। कौन आया है बेटा? क्या सोना चांदी की छड़ियाँ ले आए? हाँ माँ, हाँ, ये लो सोने और चांदी की छड़ियाँ। लो, अब राजकुमारी के पैर से सिर तक 3 बार फेर कर छुआ दो। हाँ माँ, अभी करता हूँ। राजकुमार ने 3 बार छड़ी फेर दी। थोड़ी ही देर में राजकुमारी की आंखें खुल गई। मैं कहाँ हूँ माँ? मैं ठीक हो गई। मैं फिर से इंसान बन गई। हाँ बेटी, तो फिर से इंसान बन गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे मुझे वापस मिल गए। ये कहकर रानी माँ सबको लेकर राजमहल की ओर लौट गई। अब राज्य की प्रजा बहुत खुश थी। प्रतापगढ़ राज्य में जैसे खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। माँ, मैं वीरगढ़ राज्य की राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। इसके बाद राजकुमार ने पहले की सारी घटनाएं रानी माँ को एक एक करके बताई। राजकुमार, तुम ये अनर्थ मत करो। तुम तो किसी और उद्देश्य से घर से निकले थे। तुम्हें अपनी माँ को बचाना है। ये बात तुम भूल नहीं सकते। ये सुनकर प्रतापगढ़ राज्य से आई दासी को सब कुछ याद आ गया। उसे रानी माँ के बारे में सारी बातें याद आने लगी। राजकुमार, बूढ़ी माँ सही कह रही है। मैं तो आपकी माँ का संदेश लेकर ही आपके पास आ रही थी। आपकी माँ उस अंधेरी काल कोठरी में आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। हाँ राजकुमार, तुम अपने लक्ष्य से भटक गए हो। तुम्हें अपनी माँ, राजमहल और पूरे राज्य के लोगों को बचाना है। सबकी बातें सुनकर राजकुमार को याद आया कि वो सच में अपने लक्ष्य से भटक गया था। जैसे ही उसे अपना उद्देश्य याद आया, वो बोल उठा। यह विवाह मैं नहीं कर सकता। मुझे अपनी माँ को बचाना है। मुझे अपने राजमहल और अपने राज्य के लोगों को बचाना है। राजकुमार की बात सुनकर राजमहल में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। तभी राजा बोल उठे। नहीं राजकुमार, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम मेरी बेटी से विवाह किए बिना चले गए तो मेरी बेटी का विवाह टूट जाएगा। महाराज, मैं अपनी माँ को बचाकर फिर लौट आऊंगा। वापस आकर ही राजकुमारी से विवाह करूंगा। पहले तुम विवाह कर लो। तुम विवाह पूरा करके भी अपनी माँ को बचाने जा सकते हो। विवाह को लेकर राजा और राजकुमार के बीच बहस होने लगी। तभी पास खड़ी राजकुमारी बोल उठी। छोड़ दीजिए पिताजी, राजकुमार पहले अपनी माँ को बचा कर ले आए, फिर विवाह हो जाएगा। मैं राजकुमार के लौटने का इंतजार करूंगी। माँ को कारागार से छुड़ाकर उनका आशीर्वाद लेकर ही मैं राजकुमारी को लेने आऊंगा। ये कहकर राजकुमार सबसे विदा लेकर चल पड़ा। ये सारी बातें सुनकर रानी माँ कहती है, ये तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है। जो हमारे दुख में साथ रहे वही अपने होते हैं। ठीक है राजकुमार, तुम वीरगढ़ की राजकुमारी से विवाह करोगे। सेनापति जी, आप वीरगढ़ जाकर विवाह की तैयारी कराइए। जैसी आज्ञा महारानी, जैसी आज्ञा। इसके बाद वीरगढ़ राज्य में राजकुमार और राजकुमारी का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। प्रजा भी बहुत खुश थी। सभी ने दिल से राजकुमार और राजकुमारी को आशीर्वाद दिया। इतनी देर हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए
और समर्थन करते रहिए।